देखिए, जो है नेतन्याहू, ये सब बातें अब बातों का जो कहते हैं कि बातों का घोड़ा दौड़ रहा है। उनको 22 महीना से अगर उनका कुछ बस चलता तो 7 अक्टूबर के बाद ही 1 हफ्ते में ही गजा को मिटा देते। मामूली गोलीबारी, वहां मामूली बमबाजी किया इन्होंने। 56,000 तो उसी वक्त मर गए थे लोग। गजा में जितना कुछ जेनोसाइड कर सकते थे, जितना उनके हाथ में था, उतना उन्होंने किया। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब बातों की दौड़ चल रही है उनकी। वो दुनिया को डराने और समझाने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ उनके हाथ में है नहीं। उन्होंने तो अपने डिफेंस मिनिस्टर को ये भी कहा है कि अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। तो उन्होंने इस्तीफा की पेशकश भी कर दी है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के अंदर जो आदमी पिछले 22-23 महीने से लड़ रहा है, उसको पता है कि वहां के युद्ध के हालात कैसे हैं। जिस तरह से अफगानिस्तान को कोई नहीं हरा सकता, उसी तरह से हमास को भी कोई नहीं हरा सकता। दोनों का तरीका है और दोनों के अंदर एक ही जज्बात है, जज्बा भी एक ही है। और वहां पे गजा कोई अकेला थोड़ी ही है। हुती है, हमास है, लेबनान है, हिजबुल्लाह है या और ईरान है। ये क्या सोच रहे हैं कि वहां पे कोई बड़ा जेनोसाइड शुरू कर देंगे तो बाकी लोग चुप रहेंगे? सिर्फ बातें हो रही हैं। अगर करना होता ना तो बिना कहे कर चुके होते। पिछली बार जब 7 अक्टूबर के बाद हमला किया था, तब तो नहीं कहा था कि हम इतना बड़ा हमला करने जा रहे हैं। तब तो हमला कर दिया था। अब तो हमला नहीं कर रहे बल्कि बातें कर रहे। तो अब गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। ये तो जान लीजिए कि सिर्फ गरज रहे हैं, बरसने वाले बादल ये नहीं है। अब कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको अब तो टेस्टेड है। 24-25 महीना हो गया, देखते देखते जितना कर सकते थे कर दिए। अब इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जी देखिए, ऐसा है, ये जो चीज है ये तो बाद में आएगी कि घर से बेघर हो गए हैं। इनके घर ऐसे इस तरह से इनके घरों को जमींदोज कर दिया गया है कि अगर किसी की बिल्डिंग होगी, वहां किसी का मकान होगा, किसी की दुकान होगी, किसी का मॉल होगा, किसी की मार्केट होगी, उसको पहचान में नहीं आएगी। क्योंकि पहचान तो इमारतों से, सड़कों से, पेड़ों से होती है। वो सब कुछ खत्म हो गया वहां, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जंगबंदी अगर हम ये मान के चले अब तक नहीं हुई है, कभी होगी, कभी तो होगी। ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कभी तो होगी ना। जंगबंदी के बाद जाहिर सी बात है, फिर दोनों अतराफ के जिम्मेदारान बैठते हैं कि अच्छा नहीं हुआ ये सब, लेकिन अब यह है कि सर जोड़ के बैठते हैं और सबका भला होना चाहिए। ये चीजें। अब रही बात फलस्तीन की, फलस्तीन के जो मामलात हैं बड़े संगीन हैं। क्योंकि ये कोशिश ये कर रहे हैं, जैसा कि ट्रम्प साहब भी अक्सर जो है बोराते रहते हैं, अपने बकते रहते हैं कि मैं फलस्तीन को बनाऊंगा। कभी नेतन्याहू ये जो है बोलते रहते हैं कि ये जो है गाजा पे मैं सब कब्जा कर लूंगा। अभी आपने कहा, ये असल में जो ये खुद ही इस बात से घबराए हुए हैं कि हमने लाखों लोगों को जो है उनको जाँ बहक कर दिया है और उनके जो रहने की जगहें थी, उनके खाने पीने की मार्केट वार्केट सब खत्म हो गई है। तो इनके ये खुद बिलबिलाए हुए हैं कि क्या करना है। तो मेरे ख्याल से तो अभी कोई इसका प्लान है नहीं। ये अभी भी ये सोच रहे हैं कि कुछ को मार देंगे भूख से, कुछ को मार दिया है बमबारी से, बाकियों को और गोलीबारी और बमबारी से इनका पूरा प्लान है मारने का। लेकिन इन्होंने चलो 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख मार दिए, ठीक है। फिर भी जो है 12, 15 लाख, 12, 13 लाख एक पूरे मुल्क के लोग बचेंगे ना। तो सारों को तो ये साफ नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी जो आपने सवाल उठाया है, ये सवाल बड़ा पेचीदा है। इसमें जब तक के तमाम अरब ममालिक जो मोटे मोटे ऑयल जो कंट्रीज हैं, जो तेल बेच के उन्होंने पैसा कमाया है, चाहे उसमें कोई भी हो, सऊदी अरब हो या आपका इजिप्ट हो। इजिप्ट ने तो खैर उसमें ऑयल नहीं है, लेकिन जो भी है, यूएई हो, कतर हो, ये सारे ममालिक, कुवैत हो, ये जब तक सर जोड़ के नहीं बैठेंगे कि किस तरीके से इनके मकान, इनकी बिल्डिंग्स बनाई जाए, इनको इनके नक्शे बनाए जाए, जहां इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। अभी तो इनकी जान पे आई हुई है, अभी तो उनकी जानें बचानी है।
अभी तो इनके इलाज कर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं मेल न्यूट्रिशन से, अभी तो उसकी आप सोचिए। ये जो जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं होगा, लेकिन इसका कोई प्लान नहीं है, टोटली अभी आउट ऑफ फोकस है ये चीज। देखिए, ये तो भविष्य की बात है कि एक बार जंगबंदी हो जाए, फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन जाए, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की चीज है जी। आज भी आपको बता दें कि चूंकि जंग चल रही है, कोई लीगल अकाउंट नहीं है, कोई हर चीज पे पहरा है, उसके बावजूद भी दुनिया बेचैन है फिलिस्तीन को पैसा भेजने के लिए। पूरी दुनिया के लोग बेचैन है कि फिलिस्तीन की मदद करने के लिए, इमदाद देने के लिए। लेकिन चूंकि सारे रास्ते बंद हैं तो सबके हाथ रुके हुए हैं। जी। मिस्र से लोगों ने बोतलों में खाना भर भर करके समुद्र में बहवा दिया कि वो जब हवा चलती है तो एक किनारे लग करके गजा के पास चला जाता है, और उस पे एक चिट्ठी लिख दिया कि गजा के भाइयों, इससे ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, तुम्हारी भूख पे भी पहरा लगा हुआ है, हमें माफ कर देना। इतनी दर्दनाक अपील, क्या दुनिया के लोग नहीं सुन रहे? इसको सुन रहे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जालिम का जुल्म इतना बड़ा होता है कि अमन पसंद लोगों की आवाजें धीमी हो जाती हैं, कम पड़ जाती हैं। ये दुनिया में अभी तक जितने भी जालिम हुए हैं, सबके दौर का ये जमाना आप याद कीजिए तो लगभग ऐसे ही होता है। और जिस दिन फिलिस्तीन का मसला हल हो जाएगा, फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बन जाएगा, आप यकीन मानिए कि पूरी दुनिया से इतना पैसा चला जाएगा कि फिलिस्तीन दुनिया का बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। बात पैसे की नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान देंगे, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जो पैसा ना दे और हर तरह की मदद ना दे। सिर्फ बादशाहों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आम आदमी के पास हथियार नहीं है, वो केवल अपने जज्बात से साथ खड़ा है, दुआओं से साथ खड़ा है। उनके पास कोई सेना तो है नहीं कि कल को घुस जाए बंदूक लेकर के। क्योंकि राज बादशाहों की होता है, बादशाह चीजों को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। नहीं तो आज समझिए कि चाहे मिस्र हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, सीरिया हो, अरब हो, टर्की हो, पूरे पाकिस्तान हो, भारत हो, पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग, मुसलमान अमन पसंद सभी लोग मिल करके अगर आज कुछ करने की बात हो तो आज सारे लोग फिलिस्तीन पहुंच जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि सीमाएं इतनी बनी हुई हैं, इतने कानून बने हुए हैं कि आसान नहीं होता उन चीजों को तोड़ करके आगे निकलना। और जब एक रेला चलता है, जब कोई चीज एक माप में निकल चलती है तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं पाता है। अगर ईरान का युद्ध नहीं हुआ, जब से नहीं हो रहा था, उसके पहले हजारों बस में भर करके लोग जाकर रफा बॉर्डर पर कई दिन तक इंतजार किए। उसी बीच ईरान से जंग शुरू हो गई तो वो लोग अपने अपने वापस चले गए। ये तो शुरुआत हो चुकी है। और आपको बता दें कि हमास आज 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तमाम कई मुल्कों के लड़ाके, सब लोग जाकर के आज गजा में इकट्ठा हो गए हैं और उनकी संख्या 2 लाख से ऊपर हो चुकी है। ये किसी दिन भी एक ऐसा आप देखिएगा कि सुबह उठे तो मालूम चला कि सभी लोग तेल अवीव में कूच कर गए या तेल अवीव में जाके झंडा फहरा दिए। ये घटना कभी भी किसी दिन भी हो सकती है। इसको लिए आप देखिए कि पूरी तैयारी लोगों ने कर रखा है और अब फिलिस्तीन का मसला अब दब नहीं सकता, ना हट सकता है, और ना गजा का मसला अब कोई खत्म नहीं हो सकता। अब उसका एक अंतिम लड़ाई जो है, अस्थाई शांति की अस्थाई लड़ाई होती है, जरूर होगी। और पूरी तरह से इजराइल जो है अपना नेस्तनाबूद करने पर पड़ा है। वो जब तक कि पूरी दुनिया जा करके घुस के तेल अवीव में फिलिस्तीन का झंडा फहरा देगी, उसके बाद ही कोई रास्ता बनेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उसी इंतजार में है और लोग अंदर ही अंदर पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। किसी दिन भी आपको ये खबर मिल सकती है कि लोग कूच कर गए तेल अवीव की तरफ। जी अच्छा, ये मुतवक्के है कि भाई ऐसा हो सकता है? हो चुका है। ऐसा इसलिए हो चुका है कि एक तो अगर ईरान का युद्ध नहीं शुरू हुआ तो इसीलिए तो इजराइल ने ईरान पे युद्ध क्यों किया? पहले तो हमला इजराइल ने किया ना, इसीलिए किया कि हजारों बसों में भर करके लोग जो है रफा बॉर्डर पर पहुंच चुके थे और लोग बस के अंदर टेंट वेंट भी रख के ले गए थे। वहां रफा बॉर्डर पे टेंट लगाने की बात हो गई थी। इसका खबर जो है इजिप्ट ने तुरंत इजराइल को दिया और सारा जिम्मेदारी इजिप्ट के माथे आया, क्योंकि रफा बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। वहां से आप किसी को अगर चल दिया कोई तो कितना दिन रोक सकते हैं?
और अगर लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, अभी तो कुछ हजार लोग पहुंचे थे, तब तक ईरान हमला कर दिया और लोग उस तब तक हट गए। आज की डेट में उधर से लेबनान, सीरिया, इधर से जॉर्डन, इधर से हमास, अगर चारों तरफ से घुस जाएगा तो इजराइल है कितना बड़ा, कितना टाइम लगेगा उसको, पूरा इजराइल में पब्लिक जाके जब भर जाएगी तो क्या कर लेंगे, कितने को मारेंगे गोली। और उसका तो कोई रास्ता नहीं है, निहत्थों पर तो आप वार नहीं कर सकते। लोग फिलिस्तीन का झंडा लेके घुस जाएंगे तो इजरायली नागरिक कितना, अगर मान लीजिए संख्या 4-5 करोड़ हो गई तो रोक लेंगे वो, तब तो सेना नहीं रोक पाएगी। और यही तैयारी चल रही है आम इंसान में। देखिए बादशाह खुद डरे हुए हैं, चाहे जॉर्डन के किंग हो, चाहे अरब के किंग हो, चाहे मिस्र के किंग हो, ये सबको इंटरनल ये इस बात की, इसीलिए ये लोग इजराइल के पक्ष में नहीं बोल रहे, इसीलिए फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश में खुद हमारे खिलाफ बगावत। आम इंसान इतना बेचैन है कि जिस दिन जब बाढ़ आती है ना, बांध टूटता है तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, और फिर जब पानी का रेला आता है तो सारे बांध को तोड़ के निकल जाता है और डुबा देता है। ये फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध जो है, इजराइल इस नतीजे पर फिलिस्तीन में लोग पहुंच रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि 5 करोड़ 4 करोड़ लोग जब घुस जाएंगे इजराइल के अंदर, फिर इजराइल कुछ नहीं कर सकता, और वही आखिरी हल होगा इसका। जी जी फिरोज भाई। देखिए पहले तो मैं जो जंगबंदी की सूरत हाल जो है उस पर आपने फोकस किया है, उसमें मैं बता दूं आपको कि ये जंगबंदी जो है अमेरिका और इसराइल दादागिरी जो है उसमें कर रहे हैं, उसमें चौधराट कर रहे हैं। ये वन साइडेड जंगबंदी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ की सुनी जाएगी, इसराइल की भी सुनी जाएगी और हमास की भी सुनी जाएगी। उन्होंने तरह तरह की शर्त लगाई है कि तुम जो है अपने हथियार डाल दो, इतना हिस्सा इसराइल के पास जाएगा। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि आगे जो है हमास जो है मतलब उनका मतलब इलेक्शन नहीं लड़ेगा और वो रूल नहीं करेगा उसको फलस्तीन को, क्योंकि 2006 से हमास जो है वो वहाँ का रूलर है, वो जीत के आए हुए हैं। तो इस तरह की जो शरायत लगाई है हमास पे, तो हमास खत्म हो जाएगा, उसका आखिरी सिपाही अपने कुर्बानी दे देगा। लेकिन इन इन चीजों को, इन ये जो जुल्म है हम पे किया जा रहा है जंगबंदी के नाम में, वो उससे राजी नहीं होंगे। और उसके बाद जंगबंदी देखिए जैसे भी होती है, जब भी होती है, हम लोग जानते हैं होगी, और जिस हाल में भी हो। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद देखा ये जाएगा कि इसकी जो रीबिल्डिंग है गजा की, इसमें कई साल लगेंगे। इसमें 5 से 10 साल लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। किसी ने कहा था इसमें 14 साल लगेंगे। खैर जो भी है, रीबिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत ही सब्र आजमा होता है और बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन होता है, और उसमें बड़ा वक्त लगता है। पहले तो वहाँ का जो मलबा है, अगर वो मलबा कहीं देखिए भराव के लिए भी काम में आ गया तो कितने मलबे का भराव, कितने का भराव होगा। भराव जो डाला जाता है बेस में डाला जाता है, बेस पे तो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो ये मलबा भी जो है यहाँ से उठाने की, ये एक बहुत बनने की बात तो बाद में है कि क्या उसमें कंस्ट्रक्शन होगी। पहले तो ये इतने बड़े मलबे को कैसे हटाएंगे, कहाँ किन जहाजों से लेके जाएंगे, कहाँ फेंकेंगे, मेडिटेरेनियन सी में फेंकेंगे, कहाँ पे फेंकेंगे, ये सबसे बड़ा। लेकिन होगा जो भी होगा किया जाएगा। इसमें फिर तमाम दुनिया के जो मुमालिक हैं, मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं कि अरब मुमालिक उसमें फिर शामिल होते हैं नहीं, अब तक उनकी कोई शमूलियत हमें दिखाई दी नहीं है। लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है कि तमाम दुनिया से पैसा आएगा और हर जगह से पैसा जाएगा उसमें, मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम ममालिक हो, हिंदुस्तान की भी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ये काम होगा। लेकिन ये बड़ा सब्र आजमा काम है, और इसमें मतलब ये समझिए कि बड़े मसले मसाइल हैं। इन लोगों ने जरा सा भी रहम नहीं किया। मतलब इन्होंने जो बमबारी इसमें हुई है पिछले 2 साल के अंदर गजा के ऊपर, ये बमबारी जो जो 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ी गई हैं, उनमें जो बम गिराए गए हैं उनसे ज्यादा बम जो है सिर्फ गजा में गिरा दिए गए हैं। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन ये हमें हमें सैल्यूट करना होगा गजा वालों को कि बगैर नहाए, बगैर पानी पिए, नहाना तो छोड़ दीजिए, बगैर पानी पिए, बगैर कुछ बनाए कुछ, वो अपना वक्त गुजार रहे हैं
और बस अल्लाह का हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह का उनके ऊपर रहम हो। और दूसरे एक प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि हमारे हलक से निवाला नहीं उतरता। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तू हमें रोटी दे रहा है, जल दे रहा है, लेकिन गाजा में क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी। उनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, उनके पास दवाएं नहीं है, और उनकी हालत आपने शुरू में तस्करा किया था कि ऐसे ढांचे दिखा रहे हैं कि गोश्त गोश्त है ही नहीं, नसें हड्डियां। तो ये एक ऐसी जंग नहीं कहूंगा, एक ऐसा जेनोसाइड है, एक ऐसी ये नस्ल कुशी है कि जिसके बारे में जब तक ये दुनिया रहेगी सैकड़ों हजारों इस पे वेबसाइट्स बनाई जाएंगी, किताबें लिखी जाएंगी, जो किस तरह से जुल्म किया गया इन लोगों को और किस तरह से बहादुरी से इन लोगों ने 6-7 लाख लोगों ने अपनी जानें दी। और आगे आके मेरा तो ख्याल ऐसा है कि जितने भी बच जाएंगे लोग, इंशाल्लाह एक ऐसा मुल्क बनेगा यहाँ जैसे जापान बर्बाद हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1945 में, उसी की तरह स्फिंक्स की तरह ही उठेगा गाजा। और जैसा फजील साहब ने भी अर्ज किया है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज में ये होगा। नहीं, देखिए, मैं आपको 30-40 साल के अंदर जितनी भी घटनाएं दुनिया में हुई मैं उसको बता दूं। नेपाल में राजशाही थी, प्रचंड वहां के आतंकवादी संगठन थे, ऐसा लोग नेपाल के भी कहते थे, हमारे देश से भी आवाजें उठती थी। जब नेपाल आजाद हुआ, प्रचंड की सरकार बनी और भारत ने भी राजनयिक संबंध बनाया और दुनिया के और लोगों ने भी बनाए। आज एक डेमोक्रेटिक सेटअप है नेपाल, पूरी दुनिया का संबंध उससे है और लोकतंत्र बहाल है, प्रचंड भी महत्वपूर्ण भूमिका में है तब से लेके आज तक। अफगानिस्तान में तालिबान को लोग कहते थे कि आतंकवादी है, लेकिन जब अमेरिका छोड़ के भागा तो वही तालिबान वहां का हुकूमत बनी और उसी तालिबान के साथ सभी का राजनीतिक संबंध भी बन गया, भारत का भी बन गया। इसी तरह से जब गजा आजाद होगा, जब फिलिस्तीन आजाद होगा, तो हमास ही तो वहां का लीडरशिप लेगा। तो महमूद अब्बास साहब फिर कहाँ बचते हैं? फिर तो पूरा फिलिस्तीन की बात हो रही है ना। पूरे यही बात है कि आज अमेरिका के क्यों गोद में बैठे हैं ये लोग। इन लोग को यही डर है कि जिस दिन फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा फिर हमारा क्या होगा। फिर महमूद अब्बास साहब या तो वहां रहे, नहीं तो अमेरिका चले जाएंगे। फिलहाल तो महमूद अब्बास साहब का कोई रोल नहीं है ना। वेस्ट बैंक में भी सेटलर्स ने जा करके वहां बहुत दुकानें तोड़ी, घर तोड़े बुलडोजर से, गोली। और आज वेस्ट बैंक सेटलर्स में इजराइल के अंदर खुलेआम गन बांटी जा रही है, घर घर गन बांटी जा रही है, AK-47 असॉल्ट राइफल्स खुलेआम बांटी जा रही है कि आपको जो करना है करो। तो क्या जब फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा तो वेस्ट बैंक भी तो इसी का हिस्सा हो जाएगा। और महमूद अब्बास साहब अगर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, फिलिस्तीन में रहेंगे कि अमेरिका में जाकर रहेंगे, ये तो वो तय करेंगे। लेकिन अब फिलिस्तीन का राष्ट्र बनने का रास्ता सारा खुल चुका है। देखिए, ये 6 देश जो अमेरिका, इजराइल, ब्राजील, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन, ये 6 लोगों ने जब UN में 2 साल पहले वोटिंग हुई थी फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए, ये 6 देशों ने अलग अपना रास्ता फिलिस्तीन के खिलाफ दिया था। आज उस 6 में से भी 4 देशों ने जो है फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने का मंजूरी भी दे दी और बाकायदा फ्रांस ने तो जगह भी दे दी कि यहाँ जाके अपना दूतावास बना लो। अब इससे बड़ी बात और क्या हो। अब दुनिया में इजराइल और अमेरिका अकेला रह गया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं। अब अगर इजराइल जो है उसके बावजूद भी अगर फिलिस्तीन अलग राष्ट्र की मान्यता हो गई और इजराइल नहीं मानेगा तो उसको मनाने का रास्ता क्या है? फिर तो यही है रास्ता ना। और नहीं मानेगा और कुछ काम नहीं करने देगा तो गोलीबारी करेगा, उसके ऊपर भी गोलीबारी होगी। और दूसरा रास्ता ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से 5-6 करोड़ लोग पूरा इकट्ठा हो जाएं, जॉर्डन, अरब, सीरिया, इजिप्ट से। पब्लिक को तो नहीं रोक सकते ना, सब तो आसपास ही है, 100-150 किलोमीटर की दूरी पे सब लोग हैं। अगर वहां सारे जगह से लोग निकल पड़े रास्ते से तो नहीं रोक पाएंगे ना इजराइल को। फिर तो पूरा इजराइल ही फिलिस्तीन बन जाएगा, फिर एक नया रास्ता बनेगा। एक चीज जान लीजिए आप, ये अभी आधा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहावत, आधा छोड़ पूरा को धावे, आधा मिला ना पूरा पावे। वही हाल इजराइल का होने जा रहा है, समझ रहे हैं? वो आधे भी नहीं देने के चक्कर में महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, और फिर पूरा राज छोड़ना पड़ा। जब द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या हो गई तब शांति आई, तब युद्ध समाप्त हुआ। अस्थायी शांति के लिए में अस्थायी युद्ध होना जरूरी होता है। महाभारत की लड़ाई तब तक चलती रही जब द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या हो गई,
तब जाके महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, नहीं तो वो चलता ही चला जा रहा था। तो जब अपने बच्चों की मौत सामने आती है, तब दुनिया को समझ में आता है कि मौत और जुल्म क्या होता है। जैसे महाभारत युद्ध में लड़ाई खत्म होने के बाद लड़ाई चलती रह रही थी, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों की जब एक साथ हत्या हो गई, तब जाकर के अस्थायी शांति हुई और युद्ध समाप्त हुआ। यही हाल वहां इजराइल में भी होने वाला है। आज नेतन्याहू भले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज दुनिया में लोकतंत्र अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र जहां जहां है, लंबे समय तक रहने के लिए सबसे पहले विपक्ष को खत्म करना, जुडिशरी को खत्म करना, मीडिया को खत्म करना, सारे जो पिलर्स होते हैं जुडिशरी के, आज पार्लियामेंट को कोई फेस नहीं करना चाह रहा। इजराइल के अंदर भी वही हाल है। नेतन्याहू ने पिछले 2 साल से कोई कैबिनेट की बैठक नहीं ली। आज वहां डिमांड हो रही है। कल 5 लाख लोग सड़कों पर थे और उसी को कंटेम्प्ट करने के लिए 5 लाख लोग सड़कों पर थे, इस्तीफा मांग रहे नेतन्याहू का। उस बात को दबाने के लिए इनका एक मंत्री जाकर के मस्जिद अक्सा में बैठ गया, अंदर जाके प्रार्थना किया। 1967 के कानून को वायलेट करके जो एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में कि भाई ये जगह पे आप प्रार्थना करना, इधर नमाज मुसलमान पढ़ेंगे, उसको मुआहदे को खत्म करके जाके मस्जिद के अंदर अपनी सेना लेके बैठ गए और बैठे रहे और वो प्रार्थना किए वहां जाकर। क्यों कैसा किए? क्योंकि जो 5 लाख लोग तेल अवीव में सड़कों पर बैठे हुए थे, उनका ध्यान हट जाए, दुनिया का ध्यान इस पर चला जाए कि क्योंकि उन्हें पता है कि मस्जिद अक्सा को लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों में उबाल आ जाता है। जैसे ही मस्जिद अक्सा पे कुछ बात 7 अक्टूबर से पहले भी आईडीएफ ने जाके गोलीबारी की थी, जिसमें एक आदमी शहीद हुआ था, बाकी कुछ लोग घायल हुए थे। उसी के नतीजा में 7 अक्टूबर हुआ इजराइल के अंदर। तो जब भी मस्जिद अक्सा को के बारे में इजराइल को पता है कि मुसलमानों की दबती नस है, जैसे ही मस्जिद अक्सा में कुछ होता है, पूरी दुनिया का मुसलमान उबाल में आ जाता है। तो ये तेल अवीव में जो 5 लाख यहूदी सड़क पर बैठे हैं, जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं आईडीएफ की सेना में चाहे इस लड़ाई में, उनका न तो पता चल रहा है, कोई इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डाटा नहीं है कितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। पूरी यूनिट गायब है। कई बार सर्वे पूरी यूनिट गायब है, वहां पे सूखे हैं, गाड़ियां खड़ी, आदमी सब गायब है। ये हो गई आज की डेट में। पास 50,000 सोल्जर नहीं है। ये हालत हुई कि फेसबुक ट्विटर पे सोल्जर्स की डिमांड हो गई और हैवी सैलरी पर तमाम लालच देने के बाद भी कोई आईडीएफ ज्वाइन करने को तैयार नहीं।